चलिए प्रश्नावली दूसरा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं कि नहीं है। अभी हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तब हमने देखा था कि समीकरण के मूल हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए हमें क्या करना था कि ये जो x, देखो समीकरण इस प्रश्न में क्या दिया है, 2x² + x - 6 = 0 ये समीकरण दिया है और x के दो मान दिए गए हैं। हमें जांचना है कि क्या ये जो x के मान हैं ये समीकरण के मूल हैं कि नहीं। तो जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमने देखा है, हमने अभी सीखा है, क्या सीखा है कि यदि x = 2 और x = -3/2 -3/2 समीकरण के मूल होंगे तब x = 2 और -3/2 का मान रखने पर समीकरण में जो बहुपद है यानी कि बायां पक्ष है इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। x के जो दो मान दिए हैं इन दोनों मान को इसमें x की जगह रखने पर यदि इसका मान यानी कि बायां पक्ष, समीकरण का जो बायां पक्ष का मान है वो दाएं पक्ष के बराबर हो यानी कि बायां पक्ष का मान शून्य हो जाता है, तब के केस में ये जो x के मान है ये समीकरण के मूल होंगे। और अगर ये 2x² यानी कि बायां पक्ष जो है ये 0 नहीं होता है तब के केस में ये समीकरण के मूल नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब हल करके देखते हैं। देखो सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर जो पहला मान है x = 2 रखने पर x = 2 रखते हैं। सबसे पहले तो एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, 2x² + x - 6 = 0। अब लिखते जाते हैं 2 गुणा x की जगह 2 रखते हैं 2 का वर्ग प्लस x की जगह फिर 2 रखते हैं -6 = 0। हल करते हैं 2 का वर्ग यानी कि क्या होगा, 2 का 2 बार गुणा यानी कि 2 दूनी 4, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 4 + 2 फिर -6 = 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10 - 6 10 ऋण 6, 10 में 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4, और 4 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि जब x = 2 रखा तो ये जो बायां पक्ष का मान 4 नहीं है, अतः आपको नीचे उत्तर में लिखना है x = 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ। बहुपद किसे कह रहे हैं हम, अगर दाएं पक्ष में शून्य हो तब बाएं पक्ष में जो भी है उसे हम क्या कह रहे हैं, बहुपद कह रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हैं x = 2 रखने पर बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः x = 2 समीकरण के मूल नहीं होंगे, यही लिखना है आपको उत्तर में। ठीक है, इस तरीके से उत्तर, क्योंकि ये देखो x = 2 के लिए हमने हल किया, सेम ऐसे ही हमको दूसरा मान भी दिया है। x बराबर क्या दिया है, x = -3/2 के लिए हल करेंगे। x = -3/2 रखने पर तो फिर से एक बार समीकरण को उतार लेते हैं, 2x² + x - 6 = 0। हल करेंगे 2 गुणा x की जगह क्या रखना है, -3/2 का वर्ग प्लस में फिर उसके बाद x की जगह -3/2 फिर -6 = 0। हल करेंगे 2 गुणा, ये हल होगा क्या होगा, माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 3 बार तो 3 तिया 9 और 2 को गुणा 2 बार तो 2 दूनी 4। घातांक के नियम में देखा है हमने इस प्रकार कैसे हल होता है, यदि a/b का घात m है तो क्या होता है, a का घात भी m हो जाता है बटे में b का घात भी m हो जाता है। पहले अध्याय में हमने घातांक के कुछ नियम भी देखे थे क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली थी। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 2 तो 3 तिया 9 2 दूनी 4। अब उसके बाद प्लस और माइनस कोष्टक हटाना है हमें, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो -3/2 -6 = 0। अब देखो 9, अब ये गुणा के रूप में तो इसको भी हल कर लेते हैं, 2 नियम क्या हो जाएगा, 2 नियम सीधा यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 18। ठीक है, या स्टेप बाय स्टेप अगर हल करना है तो एक बार और लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 नियम 18/4 -3/2 और -6 बटे में कुछ नहीं है, इसको भी बटे के रूप में लिखते हैं, कुछ नहीं है मतलब बटे में 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, इसको लघुत्तम लेना है, 4 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। आप लघुत्तम निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 4 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में 8, इसका बटे में 2 है यानी कि 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 यानी कि 3 दूनी 6। आई होप कि आपको ऐसा निकालना आता होगा, लघुत्तम निकाल के इसको हल करना आता ही होगा। आगे हल करते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4 का गुणा होगा तो 4 छक्के 24, इसको हल करना है। देखो कैसे हल करते हैं, 4 2 1 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, 4 2 1। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा 2 दूनी 4, 2 1 कम और 1 कम। ठीक है, ये ऐसे। फिर उसके बाद 2 का हल करेंगे तो 1 1 1, नीचे में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको लघुत्तम निकालते जाते हैं। अब क्या बचा हमें, 2 गुणा 2 यानी कि क्या मिला 4,
हमें लघुत्तम क्या मिला 4, इस तरीके से 4 लिख लिया। अब देखो 4 है, नीचे में 4 है। अब चूंकि इसका गुणा किसके साथ है, देखो 4 है और 18 के बटे में 4 है, तो 4 इस 4 को इस 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, उस 1 का गुणा 18 के साथ, तो 18 ही है इसलिए मैंने 18 लिख दिया। अब इस 4 का इस 2 से भाग देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, उस 2 का गुणा हमने 3 के साथ किया इसलिए यहाँ पे 6 आया। अब इस 4 को भाग देंगे इसके जो भी हर में है, उसके हर में क्या है 1 है, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, तो उस 4 का गुणा हमने 6 के साथ किया, तो ये क्या हो गया 6 चौक 24। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर ना समझ में आया हो तो हमने इसको भी डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको अगर हम हल करेंगे 18, 6 और 24, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 18 और 6 जब भी प्लस माइनस ये माइनस माइनस है, समान चिन्हों को हल करेंगे, समान चिन्ह यानी कि जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 18 माइनस 24 और 6 हो जाएंगे 30, बटे में आ जाएगा 4। उसके बाद अच्छा ये 0 है, ये भी 0 है, 18 में 30 जाएगा, देखो प्लस और माइनस है तब क्या करना है, बड़े में छोटे को घटा दो, 30 में 18 जाएगा तो क्या बच जाएगा 12 और बटे में 4, चिन्ह कौन सा रहेगा बड़ी संख्या के सामने वाला, तो ये हो जाएगा माइनस। इसको अगर हल करें 4 एकम 4 यानी कि क्या मिल जाएगा हमें -3 मिल जाएगा, तो =0। तो ये क्या -3 जो है 0 के बराबर है। यहाँ भी हम देख सकते हैं बायां पक्ष क्या मिला हमें -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब 1 से बराबर -3/2 हमने इस बहुपद में रखा, 1 की जगह हमने मान रखा, तो इस बहुपद का मान हमें शून्य नहीं मिला। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 से बराबर यहाँ पे भी आंसर आपको लिखना है, 1 से बराबर -3/2 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः 1 से बराबर -3/2 समीकरण के मूल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। अगर इस पक्ष में जो है 0 आ जाता है, x के जो मान अलग अलग अभी प्रश्न देखेंगे, अलग अलग प्रश्नों में जो x के मान दिए हैं, उन x के मानों को अगर यहाँ रखने पर इसके मान शून्य मिल जाते हैं, तब के केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 1 से बराबर 2 समीकरण के मूल होंगे। लिखेंगे यहाँ पे 1 से बराबर जो भी संख्या दी है 1 से बराबर रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हैं, अतः 1 से बराबर 2 या फिर 1 से बराबर जो भी दिया रहेगा 1 से बराबर जो संख्या है वो समीकरण के मूल होंगे, आंसर। इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है, सिंपल है। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कैसे करते हैं ये हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। मूल ज्ञात करने का अर्थ क्या है कि एक से हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो दूसरा का पहला दूसरा प्रश्न दिया है, उनसे भी और एक प्रश्न है तीसरा प्रश्न। अगर आप दूसरा का तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं तो बाकी सभी प्रश्न आपसे इजीली हल हो जाएंगे। हालांकि ये भी हल हो जाएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम हल करके देख लेते हैं। एक प्रश्न क्या दिया है, x - 7 होल स्क्वायर दिया है 0। अब देखो x - 7 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, किसी भी संख्या का घात 2 है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा, यानी कि x - 7 और x - 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा। अब देखो अगर हम x - 7 इस x - 7 को पक्षांतर करेंगे तो इस साइड क्या बचेगा, x - 7 बस बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 भागित, यहाँ पे क्या है 0 भागित, इधर क्या है x - 7 गुणा के रूप में, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x - 7 इधर क्या हो जाएगा शून्य के भाग के रूप में चला जाएगा। अब शून्य से कोई भी संख्या गुणा करें चाहे भाग करें वो क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है। तो सीधा सीधा x - 7 = 0 और x = क्या हो जाएगा -7 पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा +7, अतः x से बराबर 7। अब देखो इसको पक्षांतर करो चाहे इसको पक्षांतर करो, x - 7 ही है ना, तो x बराबर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, अतः x बराबर 7, यानी कि अतः द्विघात समीकरण। उत्तर में आपको क्या लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है द्विघात समीकरण। अतः समीकरण क्या समीकरण दिया है, x - 7 होल स्क्वायर = 0 के मूल x बराबर 7 होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। इस तरीके से दूसरा का और भी बाकी सभी प्रश्न हैं आपसे इजीली हल हो जाने चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। निश्चित ही सभी प्रश्नों के हल आपको बताए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। ये प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में आने लायक, वैसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न में हमने देखा था कि जांचिए कि क्या मूल है कि नहीं, सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में अलग से स्पेसिफाई करके इस प्रश्न को दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करके जरूर देखिएगा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो इसको किस प्रकार से हल करना है, देखो सेम लिखना है जैसे कि पहला प्रश्न में हमने अभी देखा, यदि वर्गमूल 2
यदि वर्गमूल 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 = 0 का मूल होगा, यदि ये क्या है वर्गमूल 2 इसका मूल होगा, तब के केस में क्या होगा, बहुपद का मान होगा, तब समीकरण का बायां पक्ष, इसको आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना भी है, ठीक है। तो आपको समझाना है, यदि वर्गमूल 2 इस समीकरण का मूल होगा, तब समीकरण का बायां पक्ष शून्य होगा, अर्थात बायां पक्ष शून्य होगा। इससे क्या हो जाएगा, ये भी शून्य, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ये होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी केस में अगर दायां पक्ष में शून्य नहीं दिया है, तब कोई केस में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अतः x बराबर वर्गमूल 2 रखने पर, वर्गमूल 2 रख के देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं। समीकरण क्या दिया लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 = 0। जहाँ x है वहाँ वर्गमूल 2 रखते हैं। वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा वर्गमूल 2 माइनस में 4 = 0। और वर्गमूल 2 को गुणा होगा। हमने कई बार और भी कई प्रश्न देखे हैं जिनमें जब वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 2 का घात 2 है तो सीधा वर्गमूल और घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। कैसे बच जाएगा, अभी कई प्रश्नों में हमने देखा है, ठीक है। घातांक के नियम से आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 और फिर माइनस में 4 = 0। अब देखो 2 वर्गमूल 2 का रहने देते हैं, ये संख्या और ये संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे +2 है और ये -4 है। जब भी प्लस माइनस होता है, बड़े में छोटे को घटा दो, 4 में 2 जाएगा तो 2 चिन्ह कौन सा रहता है, बड़े संख्या के सामने वाला। तो ये बड़े संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 2 वर्गमूल 2 = 0। अब देखो क्या ये 0 के बराबर है, हो ही नहीं सकता। ये अलग राशि है, ये अलग राशि है। अगर दोनों समान होते तो दोनों कट के 0 होते हैं, तो यहाँ पे इसका मान 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 0। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर वर्गमूल 2 रखने पर बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष क्या दिया है, बायां पक्ष में क्या है, बहुपद दिया है। बायां पक्ष जो है बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। अतः x बराबर वर्गमूल 2 समीकरण के मूल नहीं है। इस तरीके से आपको भी लिखना है, समीकरण के मूल नहीं है उत्तर, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करके लिखना है स्टेप बाय स्टेप, इसके नीचे में ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा और तीसरा प्रश्न भी हो गया। चलिए देख लेते हैं चौथा प्रश्न कैसे करना है। चौथा प्रश्न दिया है गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करने का तरीका हमने देख लिया, सर्वसमीका का प्रयोग करके मध्य पद को तोड़कर, ठीक है। किसी भी मेथड से आपको हल करना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करना है और उनके मूल ज्ञात करना है। समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मतलब क्या है कि हमें इस समीकरण में जो चर राशि दिया है, चर राशि का मान ज्ञात करना है, यानी कि x के मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, या तो सर्वसमीका का प्रयोग करके या फिर मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम सर्वसमीका का उपयोग करना चाहें तो ये 9x स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो 9x स्क्वायर को अगर a स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो हमें 3x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और आगे फिर हमें यहाँ पे अगर हम आगे देखें, यहाँ पे 3x ऑलरेडी है, फिर उसके बाद उसको हमें 2ab के रूप में तोड़ने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ठीक है। 2ab यानी कि 2 गुणा 3x, अब चूँकि 2a और गुणा में b भी होना चाहिए, तो यहाँ की सिर्फ 3x ही है, यहाँ पे हमें 2 लाना पड़ेगा और b की जगह कोई भी संख्या आएगी तो b का मान भी रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 = 0। अब देखो मध्य पद को तोड़कर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मध्य पद क्या है, 3x है। अब इस 3x को हमें ऐसे 2 पदों में तोड़ना है। जिन 2 पदों को अगर जोड़े या घटाएं तो -3x के बराबर मिलना चाहिए। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका मानक रूप होता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस चिन्ह को साथ भी हम बोलेंगे। जो मध्य पद है क्या है, -3x है, ठीक है। तो -3x को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर -3x मिले, और
उन दो संख्याओं को गुणा करें या जो दो पदों को अगर गुणा करें तो a और c के गुणनफल यानी कि 9 और 2 के गुणनफल -2 के गुणनफल के बराबर हो। रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे। अगर a गुणा c अगर हम करना चाहें तो a की जगह क्या है 9 और c की जगह क्या है -2, यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा -18 मिलेगा। तो इस बीच के पद को हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिन दो पदों को गुणा करें तो 18 आना चाहिए और जोड़े और घटाएं तो क्या आना चाहिए -3x आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। -18 को हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -2 गुणा 9 लिख सकते हैं या फिर -3 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इन दो पदों को अगर हम जोड़ें यानी कि -3 और 6 को जोड़ें, -3 और 6 दोनों को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा 3x भी मिलेगा, मतलब 3 भी मिल जाएगा। संख्या को अगर ध्यान देते हैं, चर राशि को ध्यान नहीं देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए। यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़े तो क्या होगा, दोनों प्लस माइनस है तो बड़े में छोटे को घटाएंगे, 6 में 3 जाएगा 3 और चिन्ह प्लस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 3 को हम प्लस रखते हैं और इस जो 6 है इसको हम माइनस रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आंसर तो -18 ही आना है। तो 3 गुणा ऋण 6 करेंगे तो इसका मान हमें क्या मिलेगा -18 मिलेगा अगर इन दो देखें तो। और -3 और -6 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे जाएगा 3, बड़े में छोटे संख्या घटा दो, चिन्ह बड़े संख्या के सामने तो -3 भी मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 और ऋण 6 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर a और c के गुणनफल यानी कि -18 के बराबर और दोनों को जोड़ने पर मध्य पद के बराबर आ रहा है। तो हम इनको किन पदों में तोड़ेंगे, 3 और 6 के रूप में। तो 9x², अब 3 को लिखें चाहे 6 को लिखें, चिन्ह के साथ लिखने से मतलब है हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे 3x लिख देते हैं। 3x चूंकि प्लस में है इसलिए +3x और -6x। आप चाहें तो 6x को इधर 3x को इधर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे -2 = 0। अब देखो हमारे पास 4 पद मिल गया, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो इस 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x लिख सकते हैं। तो इसमें ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है, 3 गुणा x है। इसको हमने इस तरीके से लिखा और इसको हमने इस तरीके से देखा। अब देख सकते हैं क्या कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है। हम क्या कर सकते हैं, 3x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें 3 और x निकल गया तो क्या बचा, 3 और x फिर बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस, अब 3x तो निकल गया तो बचा क्या 1, इसमें कुछ गुणा नहीं मतलब 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब माइनस, इसमें देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और 2 इसमें भी है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। इसमें क्या बचा, 3x बच गया। अब देखो -2 चिन्ह के साथ बाहर हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे। अगर हम दो बाहर हो गया तो 2 एकम 2 बस बचे यहाँ पे। ये जो -6 है, -6 को हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा x और यहाँ पे -2 है, इस प्रकार से है। अगर -2 को हम उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, सीधा सीधा -2 ऑलरेडी निकल गया है तो 3x बचा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, +1 रहेगा। तभी हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और प्लस को गुणा होगा, ये 6 होगा माइनस में और माइनस और प्लस को गुणा होगा यहाँ पे -2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे कोष्टक के अंदर में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा, जबकि ऊपर में माइनस है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और भी इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आगे अगर इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। इस पद में और इस पद में ये 3x+1 उभयनिष्ठ है। अतः हम क्या कर सकते हैं, 3x+1 को ही उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये वाले पद में क्या बचा, 3x बचा है और ये वाले पद में क्या बचा है, -2 बचा है, = 0। अब देखो गुणनखंड हमने कर लिया। गुणनखंड का क्या मतलब होता है, ये जो पद दिया था ऊपर में, जो बहुपद दिया था, इस बहुपद को हमने 2 भागों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। इन दोनों को गुणा करने पर यही बहुपद हमें प्राप्त होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड तो मिल गया, हमें क्या करना है, समीकरण के मूल भी ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से एक बार क्या करेंगे, इसके नीचे ही आपको लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो दोनों गुणा के रूप में है तो पहले इसको पक्षांतर करेंगे, फिर इसको पक्षांतर करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x+1 = क्या हो जाएगा, ये 0 के साथ भाग हो जाएगा। 0 के साथ भाग होता है तो सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं हम लोग।
जीरो के साथ कोई भी संख्या का गुणा या भाग होगा तो जीरो ही होता है। अतः हम क्या कर सकते हैं, 3x = +1 पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर x बराबर क्या कह सकते हैं, -1/3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। या करके आपको नीचे में फिर लिखना है, या करके क्या लिखना है, हमने तो इसको पक्षांतर किया, अब इसको पक्षांतर करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 3x - 2 = 0। सीधा सीधा ये इधर जाके जीरो के साथ भाग हो तो जीरो हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, 3x = -2 है, पक्षांतर होगा तो +2 हो जाएगा। फिर 3x, अब देखो x से बस रहेंगे, 3 जो है x के साथ गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इस तरीके से x के हमें 2 मान मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अतः यहाँ पे उत्तर लिखना है, अतः समीकरण के मूल x बराबर -1/3 और 2/3 होंगे। ठीक है, 2/3 होंगे उत्तर। इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, क्या किया हमने, लिखा है निम्नलिखित समीकरण वर्ग समीकरणों को गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका पहले गुणनखंड किया, फिर गुणनखंड करने के बाद इसके मूल भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चौथा प्रश्न के बाकी सभी प्रश्नों को सेम यही प्रोसेस करना है, यही चीज़ करना है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ सकता है, किस तरीके से हल करें, बाकी एकदम सरल है। इसी तरीके से आपके सभी प्रश्न हल हो जाने चाहिए। चौथा का पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न अगर देखें, दूसरा प्रश्न में ज़्यादा, ये तो और भी सरल है, हमें गुणनखंड करने में और भी आसानी होगी। ठीक है, कैसे देखो, मध्य पद को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ 2 पद हैं। तो क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से आपको लिखना है, दिया गया समीकरण अतः गुणनखंड, फिर आगे आपको हल करना है। तो क्या हो जाएगा, 4x² + 5x = 0। इसको हमने एक बार फिर लिख लिया। अब देखो, इसमें और इसमें 2 ही पद हैं, दोनों पद में अगर कोई चीज़ कॉमन दिखता है तो क्या दिखता है, x। तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, 4x+ बचेगा, 4 × x था तो एक x बाहर निकल गया। फिर उसके बाद इसमें क्या बचा, 5 × x है तो x बाहर निकल गया तो 1 बचा। तो इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये x गुणा इतना, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, दोनों का गुणनफल अगर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x है और 4x + 5 = 0। यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रकार जैसे यहाँ पे 2 गुणनखंड मिले थे वैसे ही 2 गुणनखंड मिल गए हैं। आगे सेम करना है, क्या किया था हमने, एक बार इसको पक्षांतर किया, एक बार इसको पक्षांतर किया, सेम वैसे यहाँ भी करना है। अतः क्या कर सकते हैं, x बराबर 0, अगर ये पद इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 0 के साथ भाग होगा तो सीधा सीधा 0, या करके और क्या कर रहे हैं, या फिर 4x + 5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x = 0। हमने यहाँ क्या किया, ये जो x है उसको पक्षांतर किया तो 0 से साथ भाग होगा, x मतलब 0/x होगा तो 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा 4x + 5 = 0 लिखा, फिर ये +5 पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर निकल जाएगा -5, और ये 4 गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखना है, अतः समीकरण के मूल x बराबर 0 तथा x बराबर -5/4 होंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। इसी तरीके से आपको तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्न बनाना है। छठवां प्रश्न भी सेम ही है, बस ये है कि इसमें 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल के रूप में 2 संख्याएं दे दी हैं। तो इसको कैसे हल करना है, हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाए, ये सोच के इसको हल करके देख लेते हैं। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपके सभी प्रश्न बन जाने चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, जरूर उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न भी हल करके देख लेते हैं। ये क्या है, छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न क्या दिया है, दिया गया समीकरण आपको लिखना है, फिर उसके बाद गुणनखंड करके लिखना है। ठीक है, एक लाइन आप लिख लीजिएगा, दिया गया समीकरण फिर गुणनखंड, उसके बाद यहाँ पे समीकरण को एक बार ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। x² + 5x - 2 √3 = 0। क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर 2 गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए x² के साथ में अगर कोई संख्याएं गुणा है, x² के साथ में अगर कोई संख्या गुणा है तो उसको सर्व समीकरण से बनाने की कोशिश थोड़ा कम कीजिएगा। ठीक है, x² के साथ में यहाँ पे गुणा है तो हमको इसको भी और x को दोनों को किसी वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मध्य पद को तोड़कर हल करेंगे। मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं, इस बीच के पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे जिन 2 पदों को जोड़ने या घटाने पर इस बीच के पद के बराबर हो तथा उन 2 पदों को गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर हो। रफ के लिए ये हो गया, रफ के लिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। a और c को गुणा करेंगे, a गुणा c अगर करेंगे तो a की जगह पे क्या है, 4 वर्गमूल 4 √3 है, 4 √3 और मल्टीप्लाइड बाई कितना है, c कितना है, c का मान है माइनस में है ना, -2 √3। हल करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, तो पहले माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा। अब वर्गमूल देखो क्या होता है, बाहर वाले को गुणा बाहर के साथ, वर्गमूल 3 है
बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ 4 और 2 का गुणा हुआ यहाँ आया, अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ 3 गुणा 3, इस तरीके से 3 गुणा 3 यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा, तो सीधा सीधा वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा। कैसे कटेगा कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 सीधा सीधा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा 3 का वर्ग, तो ये वर्गमूल वर्गमूल कट जाएगा, 8 दिया 24, क्या बच गया ये 24। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कम पड़ेगा। 8 और 3 का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, -24। 8 और 3 को गुणा करने पर हमें 24 मिल रहा है। और देखो यही 8 और 3 को अगर हम जोड़े या घटाएं, यानी कि पहला संख्या 8 और दूसरा 3 चिन्ह के साथ अगर लें तो हम इसको चिन्ह बदल सकते हैं। -8 को -3 कर लेंगे, ये बोलना ये चाहता हूँ। अब 3 गुणा -8, सॉरी यही करते हैं, 8 गुणा -3 कर लेते हैं। अब देखो 8 गुणा अगर हम -3 करेंगे तो 8 3 24 यही प्राप्त हो रहा है। और 8 और 3 को, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 मिलेगा। यानी कि यही अगर सीधा सीधा इस तरीके 8 - 3 हो तो ये 5 मिलेगा, बीच वाले पद के बराबर मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बीच का पद है यानी कि 5 है, इसको हम 8 और 3 दो पदों में तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं। 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0। अब आगे हल क्या करना है, देखो इन दो पदों में कौन सी संख्या कॉमन है, इन दो पदों में कौन सी संख्या कॉमन है, उन दोनों पदों को कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे हल करते जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले 4, देखो इन दो पदों में अगर हम देखना चाहें, एक बार हम इसको गुणनखंड करके लिख लेते हैं एक लाइन और। इन दो पदों को देखना चाहें तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। क्या इसमें वर्गमूल 3 है, इसमें है क्या, नहीं है। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4√3x² + 8x। अब अगर हम इसको देखें तो 3x है, तो देखो इसमें 3x है और इसमें क्या है 2√3। तो क्या इस √3 को इसमें भी हम ला सकते हैं, हाँ। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वर्गमूल 3 गुणा 3 ही होगा, यानी कि 3 ही होगा। ये 3 का सीधा सीधा वर्ग हो जाएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस 3 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 ऐसा कर लेंगे। फिर x तो गुणा है ही, फिर माइनस में 2√3 = 0। हमने एक लाइन बस एक्स्ट्रा लिखा, इस 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में जो भी पद कॉमन है, इन दोनों जो भी पद कॉमन है, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे कि इसमें 4 कॉमन है तो क्या करेंगे, अच्छा 4 तो कॉमन है ही, x भी कॉमन है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो क्या करेंगे 4x को कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या बच जाएगा, √3x, √3 बचा और एक x बचा। प्लस में यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 8 क्या है 4 × 2 तो 4 निकल गया, तो क्या बचा 2, बस x भी निकल गया है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, वो √3 बस कॉमन निकलेगा। देखो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, कॉमन निकल गया। तो इसमें क्या बचा, देखो माइनस भी निकला है, तो यहाँ पे सिर्फ +x बचा। और इसमें का माइनस √3 निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा +2 = 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक और संख्या भी है, थोड़ा सा गलत हो गया था। √3 जब निकला तो इसमें क्या बचा है, √3 बचा है और x भी बचा है। फिर माइनस, इसमें क्या बचा है, माइनस निकला है और √3 निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक है। इस तरीके से उभयनिष्ठ होगा। कैसे निकाले हमने, इन दोनों पदों में ये उभयनिष्ठ निकला, तो ये संख्या अंदर में बच गया दोनों पदों में। और इन दोनों पदों में हमने वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 को कॉमन निकाला, तो ये बच गया। अब देखें तो इस माइनस का इधर का एक पद है और इधर एक पद है, इन दोनों पदों में ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों उभयनिष्ठ है। इसको फिर से निकालेंगे, √3x + 2 ये दोनों में उभयनिष्ठ निकल गया, तो क्या बचा, इसमें 4x बचा और इसमें क्या बचा, माइनस में 1√3 = 0। आपको फिर से वही करना है, क्या करना है, एक बार एक एक क्या करना है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे, पहले इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा √3x + 2 = 0। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर +2 जो है पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। और ये √3 अब ये इधर चला गया, तो √3 × x बस बचा, तो √3 भी इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब या फिर क्या हो जाएगा, हमने इसको पक्षांतर किया तो 0 के साथ भाग होकर 0 हो गया था। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 0 के साथ भाग होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 4x - √3 = 0, √3 = 0। तब x बराबर क्या होगा, √3 हो जाएगा।
देखो ये 0 के साथ भाग होकर 0 हो गया, तो इतना बराबर 0 बस मिला, यहाँ पे लिख दिए। अब x का मान क्या हो जाएगा, ये -√3, उस साइड पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, +√3 डिवाइड बाई फिर 4 हो जाएगी, 4 गुणा के रूप में है तो सीधा सीधा प्लस हो जाएगा। फिर आंसर में आपको सेम ऐसे लिखना है, अतः समीकरण के मूल x बराबर -2 डिवाइड बाई √3 और x बराबर √3 डिवाइड बाई 4 होंगे। समीकरण के दो मूल इस प्रकार होंगे। ठीक है, इस तरीके से छठवां प्रश्न हो गया। इसी तरीके से और भी बाकी सभी प्रश्न बनेंगे। एक आध प्रश्न में कोई डाउट होगा तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न में और कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। देखो सातवां प्रश्न दिया है 10x - 1/x = 3, इसको गुणनखंड करना है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। यहाँ पे द्विघात के रूप में दिख नहीं रहा है जरूर, लेकिन द्विघात के रूप में दिख नहीं रहा है। पहले इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, देखो 10x है, इसको आप समझा देता हूँ डिटेल में। बाकी जिस प्रकार से आपको लिखना है, पहला प्रश्न को दिखाया गया तो उसी प्रकार से इसको भी हल कीजिएगा। हम इसको शॉर्टकट में समझा देते हैं कि कैसे हल करना है। ठीक है, तो 10x कुछ नहीं है बटे में, इसको हम बटे में a1 लिख सकते हैं = 3। अगर हम हल करना चाहें तो a1 और x का लघुत्तम x ले लेंगे। x और 10x का गुणा होगा तो 10x का स्क्वायर, और 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 = 3। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² - 1, इस x को गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बटे में कुछ नहीं है, 1 का गुणा इनके साथ होगा तो इस ज्यों करते हुए रहेगा। अब क्या करेंगे, 3x को इधर ले आते हैं, 10x² - 3x और फिर में -1 = 0। अब देखो समीकरण बन गया यहाँ पे 10x² - 3x - 1 = 0। समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद किस प्रकार से इसको गुणनखंड करना है, कैसे मूल ज्ञात करना है, वो आपको पता ही है। आगे इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर हल चाहते हैं तो बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे वीडियो के एंड में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सातवां हो गया। अब नौवां प्रश्न देखते हैं। आठवां, देखो सातवां हो गया, आठवां प्रश्न भी आपको इजीली बन जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हाँ आठवां प्रश्न भी बन जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, abx² + b² - acx - bc = 0। अब देखो हमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर इसको गुणनखंड करना है। तो मध्य पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिससे उन दो पदों का गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर, और बीच को जोड़ें या घटाएं तो इनके बराबर आना चाहिए जो मध्य पद है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण करके आप लिख लेंगे, उसके बाद गुणनखंड करके लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको लिखेंगे abx² + b² - acx हो जाएगा, और माइनस में bc। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम अगर देखें तो a के बराबर क्या है, x² के साथ में जो भी गुणा रहता है यानी कि ab है। ठीक है, c के बराबर क्या है, यहाँ पे जो भी पद रहता है वो c के बराबर यानी कि bc। हम यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं रफ। ठीक, तो देखो a गुणा c अगर हम करें, a गुणा c, तो a की जगह क्या है, a b है, और c की जगह क्या है, माइनस में b c है। गुणा करें तो क्या हो जाएगा, a b b c, a तो a ही रहेगा और b का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, और c है तो c, चिन्ह क्या है, प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर -ab²। यानी कि इस बीच के दो पदों को हम ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिससे उनका गुणा करें तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो b² है, ac है, अगर इस b² और ac का हम गुणा कर दें तो यही प्राप्त हो जाएगा। देखिए समझिएगा, b² और ac को अगर हम गुणा करें तो b² ac, तो देखो b² ac लिखो चाहे ab² c लिखो, मतलब वही है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रश्न से यहीं तक यहाँ तक हल करने के बाद हमें समझ आ गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं b², अब गुणा ac कर देते हैं, ac। अब चूंकि यहाँ पे माइनस भी लाना है तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को यहाँ ना लिख के हम ac को दे देते हैं, इस माइनस को ac को दे देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -ab²c, यही प्राप्त हो जाएगा ac के बराबर, और b² - ac करें तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पद के बराबर हो गया। हमें मध्य पद का दो खंड मिल गया, दो गुणनखंड मिल गया। अब सीधा हमें क्या करना है, b² - ac को इसके दो पदों ab²c -ab²c को b² - ac के पद के रूप में यहाँ पे लिखना है। क्या करेंगे तो हम abx² प्लस इसको देखो b² लिख लेना, फिर माइनस में ac लिख लेंगे। देखो दो पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो, बीच का पद अभी एक ही पद था जब तक हमने कोष्टक नहीं हटाया था। कोष्टक हटाया तो इस प्रकार दो पद में टूट गया, और ये दो पद यही दो पद हैं।
अतः हम आगे हल इसको कर सकते हैं। इज इक्वल टू 0, अच्छा 0 लिखना भूल गए थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकालेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है और साथ में b भी कॉमन है, तो इसमें हम bx कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या बच गया, ax बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, b बच गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या 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 होगा, नीचे देखो c है और इसमें क्या है, c है, तो c बस निकलेगा। इसमें क्या बच जाएगा, ax बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, प्लस में b। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ax प्लस b दोनों में है तो दोनों में उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा, bx बचेगा, इसमें क्या बच जाएगा, माइनस c बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो इसमें bx और इसमें c बचा। अब आगे अगर हम हल करें, अब आगे हल करें तो देखो, अब अतः ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो अगर हम इसको पक्षांतर करें तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, ये बी एक्स माइनस सी 0 के साथ भाग होकर 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 सीधा सीधा लिख लिए, या फिर बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो 0 के साथ भाग होकर 0 हो गया, तो इसके बराबर 0 मिल जाएगा। अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड में ए जो है गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, या फिर यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी पक्षांतर होकर प्लस सी हो जाएगा, x के साथ गुणा b है वो इधर जाके भाग हो जाएगा। अतः समीकरण के दो मूल x बराबर माइनस बी बाई ए और x बराबर सी बाई बी होंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ये 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न भी थोड़ा जल्दी जल्दी बना के देख लेते हैं। तो देखो 10वां प्रश्न क्या दिया है, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और माइनस में x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6 दिया है। सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा, उसके बाद हमें इसको गुणनखंड करके इसको हल करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण करके लिखेंगे, फिर गुणनखंड। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो यहीं से हम एक पद हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा दोनों का गुणनफल हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 का गुणन हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं लघुत्तम आपको पता होगा, पहले भी लघुत्तम निकाल के दिखा चुके हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखो ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, दोनों का 2 बार गुणा होगा तो वर्ग लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा सीधा सीधा। इस साइड पे जो भी है उसको ज्यों करते हैं लिख देते हैं। अब देखो अगर हम इसको देखें x माइनस 1 x प्लस 1, तो हमने देखा है a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है, तब के केस में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है सीधा सीधा। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 1 को घात 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उस 1 का 1 ही रहता है, 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब माइनस में है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, पहले ब्रैकेट को खोलते हैं फिर माइनस को खोलते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। ये तो हो गया, x माइनस 1 को हम लोग खोले तब। ठीक है, बाहर बराबर में जो है जो करते हैं लिख देते हैं। हम इसको अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, माइनस को गुणा सबके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब माइनस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 1। डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6 जो कहते हैं हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सीधा सीधा कट जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटेगा तो 0, 2x और 2x है, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्लस 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा सीधा सीधा। तो क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा होता है क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 4x गुणा 6 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस में 5। सबको एक पक्ष में ले आते हैं, एक काम करते हैं इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस ये माइनस 24x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस, इधर पर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को हम इधर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बन गया। देखो यहाँ तक हमने इसको सरलतम रूप में लिया है। अब आगे इसको हल करना है, कैसे करना है, गुणनखंड करके इसको अलग अलग हल करना है।
ठीक है। 2 गुणनखंड आगे तो आपको हल करना आ जाएगा। इसका सिंपल गुणनखंड यानी कि बीच के 2 पदों में तोड़ना है, जिससे उनको जोड़ें या घटाएं तो बीच के पद के बराबर, और उन दोनों पदों का गुणा करें तो ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। ये जितना ज़्यादा बार दोहराएंगे आपको भी, आपके लिए भी अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही याद रह जाएगा, उसको अलग से रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नोली दूसरा भी खत्म होता है। प्रश्नोली तीसरा हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। प्रश्नोली 1 और प्रश्नोली 2 में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे उनके सॉल्यूशन जरूर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अध्याय 3 का प्रश्नली 1 और 2 खत्म होता है। कल से हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रश्नोली के प्रश्न हल करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।